फ्रेंड्स, आज से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान शुरू करते हैं। फ्रेंड, जब कोई पहली क्लास या सेकंड क्लास लगाता है तो उसमें 1773 से 1773 से 1947 के बीच में जो एक्ट आए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उनको पहले पढ़ाते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी 1940 में, जिसका प्रस्ताव पारित हो गया था, और 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसके बारे में पहले पढ़ाते हैं। तो हम पहले 1773 से 1947 के बीच में जो सारे एक्ट आए थे उनको देखेंगे और उसके साथ साथ अभी के अभी याद भी करेंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट थे। प्रोसीजर वही है, जो कुछ चीजें हमें पता रहेंगी और या फिर वो चीजें जो हमें पता होनी चाहिए उससे हम जो नहीं पता है वो कर लेंगे। फर्स्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, लेकिन हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, इसको लिखेंगे स्प्लिट्स। अब क्या स्प्लिट हुआ था, डिवाइड हुआ था, ये हम देखेंगे। BOD और BOC डिवाइड हुआ था, अभी हम देखेंगे क्या है ये। फिर एक आएगा 1858 भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1909 में एक भारत परिषद अधिनियम आएगा। अभी बीच में जो भी छूट रहे हैं वो कंप्लीट होंगे, आप इस बात का ध्यान रखना, कोई भी एक्ट छूटेगा नहीं। 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया था, फिर एक 1919 में आया था, 1935 में एक आया था और 1947 में एक आया था, ये मेन था, ठीक है। 1919 वाला भी भारत शासन अधिनियम था, 1935 वाला भी भारत शासन अधिनियम था, और 1909 वाले को बोलते थे भारत परिषद अधिनियम या मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। आज हम 1858 तक कर पाएंगे, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये 1858 का भारत शासन अधिनियम क्यों आया था, आप सोचेंगे तो पाएंगे 1857 में क्रांति हुई थी। उस क्रांति का ट्रिगर पॉइंट था कि मंगल पांडे ने वो गाय की चर्बी से जो बना था वो हम उसको छीलने से मना कर दिया था, ये इसका ट्रिगर पॉइंट था। इससे पहले के पॉइंट ये थे कि किसानों की बुरी हालत हो चुकी थी, इतना टैक्स लगाया जा रहा था और धर्म का अपमान किया गया था। तो 1857 की क्रांति तो सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह सबका योगदान पता है, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। तो उस क्रांति के बाद कोई ना कोई लॉ तो आना ही था, वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर सिर्फ शासन कर रही थी, पिछले 24 सालों से सिर्फ शासन कर रही थी, उस शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। मतलब इंडिया डायरेक्ट एक ब्रिटिश की कॉलोनी बन गई। जो लोग अभी तक ब्रिटेन का शासन चला रहे थे वो डायरेक्ट रूप से अब भारत का शासन चलाएंगे। लेकिन भारत के लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत के लोगों को दबा रखा था, वैसे ही ये ब्रिटिश क्राउन दबा के रखेंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, उसके लिए इन्होंने स्टेप लिया कि अब ये जो शासन संभालेंगे ब्रिटिश क्राउन खुद संभालेंगे। मतलब एक प्रॉपर मंत्री परिषद बनेगा, एक प्रॉपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएगा, यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये कोई नहीं थे, ये थे ब्रिटिश के एक MP, ब्रिटेन में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना के भेजा गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय में बदल दिया। ये पॉइंट आप याद मत करो, ये मैं एक लाइन से भी करा दूंगा। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि लोगों का गुस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, तो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में शासन ले लिया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक व्यापारिक कंपनी थी, उसने अपने हाथों में शासन कैसे ले लिया। अगर बिजनेस भी साथ में करते रहते तो समझ में भी आता है कि बिजनेस भी कर रहे हैं और शासन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 24 सालों से सिर्फ ये लोग शासन कर रहे थे, तो वो कैसे। ये तो वही बात होगी, हमारी एक कंपनी जैसे सबसे बड़ी कंपनी जियो अगर नेपाल में जाके बिजनेस करने जाए, वहां शासन करने लगे। वैसे सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी, शासन कैसे करने लगी और सिर्फ शासन कैसे करने लगी, वो उसके लिए हम बीच में चार्टर एक्ट देखते हैं। 4 चार्टर एक्ट हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कंपनी शासन कैसे करने लगी थी। चार्टर एक्ट का टाइम याद करना बिल्कुल सिंपल है, 3 तो 18 की लाइन में आए थे और 1 17 की लाइन में आए थे। हर एक 20 साल में आया था। 1793, 1813, 1833, 1853। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ शासन कब से करने लगी, तो मैंने आपको बताया पिछले 24 सालों से ये शासन कर रही थी। कोई 4-5 साल का शासन नहीं था, पूरे 24 साल हो चुके थे। 1833 में कंपनी को व्यापार करने का अधिकार खत्म हो गया था। इससे पहले तक कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20-20 साल के लिए अधिकार देते रहते थे। जैसे अभी अपने यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम है, तो हर 10 साल में रिजर्वेशन देते रहते हैं, उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20-20 साल में बिजनेस करने का अधिकार देते रहते थे। लेकिन 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि अब आप बिजनेस नहीं करेंगे, अब आप क्या कीजिए, अब आप ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत पर शासन करते रहिए। तो बस यही शासन था जो यहाँ हमने देखा था। फ्रेंड्स, पेपर में कंफ्यूजन होती है कि ये वाला पॉइंट है ना, जो अधिकार खत्म हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, अगर ये हमने 1853 वाले चौथे चार्टर एक्ट के सामने लिख दिया तो आपको याद आ जाएगा कि 1858 में शासन करते हुए उसको 24 साल हो गए। अगर हमने 1853 में ये वाली लाइन यहाँ लिख दी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन करने वाली, तो अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, 53 से 58 5 साल हुए हैं। तो इसका मतलब 1833 वाले एक्ट में हमें ये शासन वाली लाइन लिखनी है कि ब्रिटिश की ओर से मात्र शासन करना इसका काम रह गया और अधिकार बिजनेस करने के छीन लिए गए 1833 में। अच्छा, 1833 में अधिकार ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू बिजनेस, ये हो गया क्रॉस। इसका मतलब जो इसके ऊपर 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए होंगे, तभी तो 20 साल चल के ये लोग फाइल लेके फिर आ गए थे। तो हाँ, 1813 में इनको 20 साल का जो बिजनेस करने का अधिकार है वो दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब है इसके ऊपर जो 1793 का पहला चार्टर एक्ट है, उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिए गए होंगे बिजनेस करने के। तो ऑब्वियसली हाँ दे दिए थे, तभी तो इसके बाद यहाँ आए और इसके बाद यहाँ आए, तो यहाँ मना हो गया। लेकिन इन दोनों में अंतर यह है कि 1793 जो पहला है उसमें मोनोपोली भी दी गई थी इनको। जैसे पहले से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में बिजनेस कर रही थी और कोई कंपनी नहीं थी, 1793 में ये बोला गया कि आप ही हैं और कोई है नहीं। लेकिन 1813 में ये मोनोपोली खत्म हो गई। मतलब 1813 से, यानी सेकंड चार्टर एक्ट से, दूसरी कंपनी भी भारत में बिजनेस करने के लिए आने लगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट याद रखते हैं कि मोनोपोली तो खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में बिजनेस करने के लिए 1813 के चार्टर एक्ट में, लेकिन चाय का और चाइना के साथ व्यवहार की मोनोपोली बरकरार रही। अब इसके पीछे की क्या कहानी है कि ये मोनोपोली खत्म कर दी गई, अभी हम देखेंगे। इसमें हमें एक पॉइंट याद और रखना पड़ता है, जैसे 1793 के पहले चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने का अधिकार दे दिया और साथ में मोनोपोली भी दे दी। लेकिन उन लोगों से बोला गया, ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि दोनों अधिकार दे रहे हैं, बदले में
आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी भारतीय राजस्व से ही देनी होगी। क्या है ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी भारतीय राजस्व से देनी पड़ेगी, ये क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जब दोनों पॉइंट पढ़ेंगे 1773 और 1784 वाले जो बच रहे हैं उससे क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने पहले ही देख रखा है 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, हमने ट्रिक बना लिया स्प्लिट। इसमें स्प्लिट हुआ था बीओडी और बीओसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। मोस्ट करेक्टली बोले तो इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे, लेकिन थोड़ा पढ़ने में सिंपल रहता है इसलिए बीओडी बीओसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। फ्रेंड नाम से ही क्लियर हो रहा है ये पहला एक्ट था जब ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। पहले हमें ये 4 पॉइंट देखने पड़ेंगे। फ्रेंड्स मैंने कितनी भी बार पढ़ा है लेकिन फिर भी यहाँ लिखते टाइम अभी गलती हो गई, तो आप ध्यान रखना पहले नंबर पे आप लिखना गवर्नर ऑफ बंगाल और लास्ट में चौथे नंबर पर लिखना वायसराय ऑफ इंडिया, उसके बाद ये बीच में लिखना। ओके, मैंने ये एक लाइन से लिख दिया तो गलती हो गई। गवर्नर ऑफ बंगाल के बाद आएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये दोनों बीच में गवर्नर जनरल ही रहेंगे। फ्रेंड ये गवर्नर ऑफ बंगाल तो चलते आ रहा था, मैं अभी बताऊंगा कब से चलते आ रहा था। गवर्नर ऑफ बंगाल तो चलते आ रहा था, लेकिन जब पहला एक्ट आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, तब पहला चेंज हुआ। पहला चेंज यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना 1773 में। और 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद जो एक्ट आया था उसमें ये वायसराय बना और लास्ट तक वायसराय ही रहा था। आपको पता होगा लॉर्ड माउंटबेटन, नहीं पता तो कोई बात नहीं। यानी कि ये वायसराय 1858 से आया। ओके, उसी भारत शासन अधिनियम से जो 57 के बाद सबसे ज्यादा मेन था ये वाला। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब आया था 1833 में, यानी थर्ड चार्टर एक्ट में। अब बात आती है गवर्नर ऑफ बंगाल कब से मेन हो गया, राज कब से करने लगा। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जो ऑब्वियसली बंगाल में ही हुआ था क्योंकि इसके बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल बनने वाला है वो राज करेगा। 1757 से ही गवर्नर ऑफ बंगाल मेन है। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। जब आप बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे तो क्लियरली याद हो जाएगा। 1773 में जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने लगे तो पहला था उसमें वॉरेन हेस्टिंग। और इन दोनों को मैंने याद कर रखा है बैटिंग एंड कैचिंग से, पहले बैटिंग फिर कैचिंग, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स इसमें 2 ही कंफ्यूजन हो सकती है, या तो ये वाली कंफ्यूजन, उसके लिए मैंने बता दिया पहले नंबर पे गवर्नर ऑफ बंगाल लिखो, लास्ट में वाइसराय ऑफ इंडिया, उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल वाले हैं वो लिखो। और दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि जो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया उसको हम यहाँ लिख देते हैं कि 1773 में पहले रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो आप ये सोचो यार कि इससे पहले भी तो कुछ बोलते होंगे, उसको कहाँ लिखेंगे फिर। इसलिए 1773 जो रेगुलेटिंग ने पहला चेंज किया उसको सेकंड नंबर पर लिखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ चेंज होगा। और अच्छा जो थर्ड वाला है 1833 में जो चार्टर एक्ट आया है वो हम कभी कभी करते हैं 1813 का अगर चार्टर एक्ट में अगर कर दिया तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये थर्ड नंबर पर है, 1 2 3 थर्ड नंबर पर है और इसके ऊपर में ये लास्ट में 3 है, यहाँ पे भी 3, इसलिए 1833। तो फ्रेंड्स बस अब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट इजीली हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। और हमने देखा अभी 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। इनकी हेल्प करने के लिए 4 मेंबर का काउंसिल भी था और ईस्ट इंडिया कंपनी का संसदीय नियंत्रण होने लगा। ये ब्रिटिश में जो संसद है उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होने लगा। इसीलिए इन्होंने COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की, जो हमें पता है आगे चलते 2 भागों में स्प्लिट होगा, COD और BOC। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। BOD की स्थापना की जो आगे चल के BOD और BOC में स्प्लिट होगा पिट्स इंडिया एक्ट में। इन लोगों को क्या करना था, राजस्व की यानी रेवेन्यू की और सेना की जिम्मेदारी की सारी इंफॉर्मेशन संसदीय नियंत्रण में यानी ब्रिटेन को देनी थी। फ्रेंड लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतने सही से चल रही थी, 1757 में ही प्लासी को जीता था, उसके बाद बक्सर में लड़ाई हुई तब जीता, उसके बाद मद्रास को जीता, इसके बाद जीतेंगे मद्रास को। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट लाने की क्या जरूरत थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर थोड़ी सी ब्रिटिश की सेना भी रखी थी, उसके लिए वो ब्रिटेन को 4 लाख पाउंड पर ईयर भी देते थे। तो देखो फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस कर रही थी, बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कंपनी में छोटे छोटे अधिकारी जो होते हैं वो धीमे धीमे बहुत अमीर होने लगे और अमीर बनने के चाह में उन्होंने करप्शन शुरू कर दिया। ब्रिटेन में जो नेता लोग थे उनके भी शेयर इस कंपनी में लगे हुए थे। फ्रेंड्स करप्शन इतना बड़ा कि कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे। फ्रेंड्स क्राइसिस इस हद तक आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगना पड़ा। जैसे ही लोन मांगा ब्रिटेन की सरकार को पता लग गया कि इसमें कुछ ना कुछ सरकार ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी सही से बिजनेस करने में असहमत है, इसलिए अब कोई ना कोई एक्ट लाना पड़ेगा जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर पाए। तो इसलिए आया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इसीलिए संसदीय नियंत्रण किया, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को लाए और जो राजस्व और सेना की जानकारी इनको दें। अच्छा बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, लेकिन जो बॉम्बे का और मद्रास का गवर्नर था उसका क्या, वो इनके नीचे हो गया एक तरह से देखे तो। मतलब ये लोग अब बिना बंगाल के गवर्नर जनरल की स्वीकृति से भारत के किसी भी क्षेत्र में युद्ध नहीं छेड़ सकते थे। यानी कि गवर्नर जनरल अब बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है एक तरह से। तो एक तरह से देखें तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई है। अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आया नहीं है, बस एक एहसास हो रहा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। दूसरा पॉइंट है, कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे वो व्यापार नहीं कर सकते थे, निजी व्यापार नहीं कर सकते थे कंपनी के कर्मचारी, करप्शन को ही कम करना है। तीसरा पॉइंट है, कंपनी के कर्मचारी भारतीयों से गिफ्ट नहीं ले सकते, ना रिश्वत ली जाएगी। फ्रेंड क्वेश्चन आता है कि जब सब कुछ सही हो ही गया था, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सब कुछ सही कर ही दिया था, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये स्प्लिट्स क्यों हुए BOD और BOC में। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई पावर ही डिसाइड नहीं हुई, गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर है या 4 मेंबर की जो काउंसिल थी वो इनकी बात नहीं मानते थे, ये इनकी बात नहीं मानते थे। और तो और सुप्रीम कोर्ट भी खोल दिया था इन्होंने 1773 में, 1773-74 में सुप्रीम कोर्ट खोल दिया था बंगाल में, तो कोई इनकी नहीं मानता था, सुप्रीम कोर्ट के जज इनकी नहीं मानते थे। इसीलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और BOD BOC 2 भागों में
बढ़ गया। बीओडी व्यापारिक मामले देखते थे और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले देखते थे। और गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई, वीटो पावर दे दी गई। और इसके साथ अब सिर्फ 3 मेंबर रह गए। पहले देखना आप 4 मेंबर थे ना, असहमति थी इन लोगों में, अभी सिर्फ 3 मेंबर्स रह गए। अब 1833 के चार्टर एक्ट में आते हैं। इसके लिए आपको एक पॉइंट याद करना ही पड़ेगा। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होना है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह, मतलब बंगाल की ताकत और बढ़ गई क्योंकि वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को लॉ बनाने का अधिकार समाप्त हो गया, इसीलिए एक नया लॉ कमीशन बना, विधि आयोग। चौथे चार्टर एक्ट में 1853 में सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन होने लगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसका टोटल कितना है 8531 17। तो इसका मतलब 12th प्लस 3 साल का बीएससी या बीकॉम ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, उसी के बाद हम सिविल सर्विसेज पेपर दे सकते हैं। यानी ओपन कंपटीशन तब होता था सिविल सर्विसेज में, यानी कि 12th पास, उसके बाद यूजी, उसके बाद पीजी करने के बाद ही सिविल सर्विसेज कंपटीशन दे सकते हैं। ओके, अगर किसी कभी ये कंफ्यूजन आए तो ऐसे आप नंबर याद कर लेना 17 जिसमें आएगा, पीजी के बाद ये पेपर दे सकते हैं। कंफ्यूजन दूर, आंसर सही टिक। फ्रेंड्स, हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। 1813 में जब अधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने का, तो उसको मोनोपोली क्यों खत्म कर दी? फ्रेंड, इसके 2 पॉइंट हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। नंबर 1, वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था जिसकी वजह से बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी कंपनी आ चुकी थी। और सेकंड पॉइंट है, नेपोलियन बोनापार्टे ने यूरोप में जो भी फ्रांस एलाइज थे उन लोगों ने सबने ब्रिटेन से सामान मंगाना, गुड्स मंगाना बंद कर दिया था। तो इन कंपनीज को, जो ब्रिटेन की अच्छी कंपनीज हो गई हैं अब, उन्हें एशिया में बिजनेस करने के लिए मांग उठानी पड़ी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनीज ने मोनोपोली हटाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी जो गुड कंपनीज थी, जो अच्छी कंपनीज थी, जिनका टेक्नोलॉजी अच्छा था, उनको भी आने की इजाजत दी गई। और 1813 में ही ईसाई धर्म के लोग प्रचार प्रसार करने आने लगे, क्रिश्चियन धर्म का। ये क्वेश्चन आ चुका है। बस ये पॉइंट थे। थैंक यू फ्रेंड्स।